हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीबॉडी। सभी का स्वागत है मेरे चैनल संस्कृत स्टूडियो पर, जो कि आरपीएससी के लिए बनाया हुआ है विशेषकर। चलिए, इस क्लास में हम आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स रेडी हैं आप सभी? यहाँ पर हम पढ़ेंगे धातु पाठ। धातु पाठ को कंपटीशन एग्जाम्स के रेफरेंस में पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ पे हम तिंग प्रत्याहार देखेंगे, जिसमें कितने प्रत्यय होते हैं ये भी देखेंगे। आत्मनेपद और परस्मय पद के प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, कैसे ये धातु रूपों का निर्माण करते हैं, संस्कृत वाङ्मय में कुल कितनी धातुएं हैं, इनको कितने गणों में विभक्त किया गया है, ये सब कुछ भी हम गण विधान में देखेंगे। और पाठ्यक्रम में सम्मिलित धातुएं कितनी हैं, कौन कौन सी आपको पढ़नी है, ये सब भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। चलिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा धातु पाठ का टॉपिक, और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले संस्कृत वाङ्मय की धातुएं। देखें, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि औपदेशिक धातुएं जो हैं, इनका तात्पर्य भगवान पाणिनि द्वारा धातु पाठ में उपदेश की गई धातुओं से है। और संस्कृत वाङ्मय में कुल 1943 धातुएं बताई गई हैं। इतनी धातुओं का परिगणन किया गया है। और भू आदि धातु यह सूत्र से धातु की संज्ञा होती है। अभी इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आतिदेशिक धातुएं हैं जो 12, इसका तात्पर्य 12 सनादि प्रत्ययों से करने पर बनी धातुएं हैं, लेकिन हमें इनको नहीं पढ़ना है। सनाद्यंता धातु ये 12 प्रत्यय हैं, जिसमें सन यंग प्रत्यय ये सभी आते हैं, जो कि हम प्रत्यय प्रकरण में डिटेल में जानेंगे। ओके, चलिए, हमें यहाँ पे बात करना है संस्कृत वाङ्मय में शामिल की गई 1943 धातुओं के बारे में। इनको गणों में कैसे विभक्त किया गया है, चलिए। और हम यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहे हैं कित प्रकार के पद बनाती है धातुएं। धातु जो होती है, जैसे कि उदाहरण के लिए ले हम पठ धातु। पठ जो है ये दो प्रकार से अपने रूप बनाती है। एक तो होता है परस्मय पद और दूसरा होता है आत्मनेय पद। स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, जब आपने संस्कृत को पढ़ना स्टार्ट किया था छठी कक्षा में, तब आपको पठ के रूप बताए थे। पठती, पठत, पठंती, है ना, पांचों लकारों में आपने याद किए थे, धीरे धीरे वन बाय स्टेप करके। लेकिन आप जैसे ही थोड़े से बड़ी क्लास में आए, यानी कि फॉर एग्जांपल शायद आप 8th क्लास में आए होंगे, तब आपको बताया गया हो कि पठ धातु के एक ऐसे रूप भी होते हैं जो कि आत्मनेय पद कहलाते हैं। और पठ्यते, पठ्यते, पठ्यन्ते, इस तरह के रूप आपको याद करवाए गए होंगे, है ना। तो ये दो प्रकार के रूप बनाती है धातुएं, दो प्रकार की तरह से अपने रूप चलवाती हैं। तो ये पठ धातु है, जिसके बारे में हमने बात की है। अब कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो दोनों में अपने रूप बनाती हैं, ये उभयपदी धातुएं कहलाती हैं। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती है, जैसे लभ, सेव धातु, ये प्योरली आत्मनेय पद होती है, यानी कि केवल और केवल आत्मनेय पद में ही अपने रूप बनाती है। ये परस्मय पद में कभी भी अपने रूप नहीं चलाती हैं। और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो कि केवल और केवल परस्मय पद में ही अपने रूप बनाती हैं, जो आत्मनेय पद में नहीं बनाती। मतलब आपको क्या समझ में आया कि धातुएं जो कि दोनों पदों में अपने रूप बना रही उभयपदी कहलाती हैं। और इस प्रकार से परस्मय पद और आत्मनेय पद दोनों को मिलाकर उभयपदी, इस प्रकार से ये 3 प्रकार से रूप धातुएं बनाती हैं। ठीक है। अब धातु रूपों का निर्माण होता है तिंग प्रत्याहार से, जिसमें 18 प्रत्यय हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन है, सुनेंगे ध्यान से। तिंग प्रत्याहार में 18 प्रत्यय हैं, और इन 18 प्रत्ययों से बनते हैं धातु रूप। इसमें 9 प्रत्यय तो होते हैं परस्मय पद के, और 9 होते हैं आपके आत्मनेय पद के। दोनों मिलाकर 9 + 9 बराबर हो गए कुल 18 तिंग प्रत्याहार वाले प्रत्यय। परस्मय पद में प्रत्यय होते हैं, पहले उसको देख लेते हैं हम लोग। तिप तस जी, सिप थस थ, मिप वस मस, ये होते हैं आपके परस्मय पद के प्रत्यय। और 9 प्रत्यय होते हैं आपके आत्मनेय पद के, ये होते हैं त, ताम, झ, था, सताम, ध्वम और इट, वही, महिंग। इस प्रकार से ये बन जाते हैं तिंग प्रत्याहार। सम्मिलित रूप से इसे तिंग प्रत्याहार कहा जाता है। 18 प्रत्यय हैं, विभक्त कैसे किए गए हैं, 9 और 9। ठीक है, 9 परस्मय पद में, 9 आत्मनेय पद में। ओके, चलिए, फिर हम बात कर रहे थे अभी कि संस्कृत वाङ्मय में कुल धातुएं कितनी हैं, 1943 धातुएं। इन 1943 धातुओं को लगभग 2000 भी कहा जाता है। और इन धातुओं को कुल 10 गणों में विभक्त किया गया है। धातु प्रकरण में, धातु पाठ प्रकरण में गण कितने हैं, 10। ठीक है।
और जब हम छंद की बात करते हैं तो वहाँ पर भी गण पढ़ते हैं, गण विधान की बात वहाँ पर भी हुई है और वहाँ पे केवल 8 ही गण कहे गए हैं। तो दोनों प्रश्नों में डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है। धातु की बात हो रही है तो 10 गण हैं, छंद की बात हो रही है तो 8 गण हैं। गण और विकर्ण प्रत्यय इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए 10 गण हैं, कौन-कौन से ये आपके सामने जो लिखे हुए हैं, भुआदि गण से लेकर चुरादि गण तक ये 10 गण हैं। सबसे बड़ा गण है भुआदि गण। इन 1943 में से मात्र एक गण में ये भुआदि गण के अंदर कुल कितनी धातुएं हैं? 1010 धातुएं, मतलब बहुत ज्यादा पार्ट तो यहाँ पर आ गया। भुआदि गण सबसे बड़ा गण है, 1010 धातुओं को लिए हुए है और शप इसका विकर्ण है। कर्तरी शप इसका सूत्र है विकर्ण का। देखें क्या होता है, आपको मैंने अभी बताया भू धातु। सबसे पहले हम बात करते हैं भू धातु की, जो भुआदि गण की सबसे पहली धातु है। भू आदि से नाम पड़ा है भुआदि। ठीक है, भू से स्टार्ट होती है धातुएं, 1010 धातुएं हैं। भू धातु के साथ में यदि हम परस्मय पद प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनाना चाहें तो तिप प्रत्यय लगेगा। प्रक्रिया थोड़ी सी मैं बता रही हूँ, वैसे आपके बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए, भू धातु के साथ में तिप प्रत्यय से प हटेगा, पीछे से इत संज्ञक है, हलंत्यम से इसकी इत संज्ञा होगी और तस्य लोप से लोप होगा। और फिर इन दोनों के बीच में विकर्ण का मतलब होता है उत्प्रेरक की तरह काम करता है विकर्ण। तो ये विकर्ण आएगा यहाँ पे बीच में, धातु और प्रत्यय के बीच में विकर्ण का प्रयोग होता है शप विकर्ण। इस शप का अशेष रहता है और ये भू का भू और ये बना है ती। ठीक है, इस भू का ये जो ऊ है इसको अव आदेश होता है, भ हलंत अव, और ये पीछे अ है, इधर ती है। तो मिलकर इन सबको मिलकर क्या बन गया? भ व ती। ठीक है, इस प्रकार से प्रक्रिया होती है। ये मैंने बताया है आपको कि भुआदिगण की धातु के साथ में शप विकर्ण लगता है, इसका अशेष रहता है और इस प्रकार से प्रक्रिया होकर ये रूप बनाता है। भू धातु के साथ में तिप प्रत्यय के योग से बना है आपका प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। कहाँ पे? लट लकार का। तो ये तो छोटी सी बात बताई है मैंने आपको, इतना डीप में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको केवल ये याद रखना है सबसे बड़ा गण है भुआदिगण, और यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बता रही हूँ। सबसे छोटा गण है तनादिगण। भुआदिगण 1010 धातुएं, तनादिगण केवल 10 धातुएं। ठीक है, तनादिकृभ्य उ, इस प्रकार से इसका ये विकरण होता है उ, है ना, उ शेष रहता है और यहाँ पे तनादिगण के भी प्रक्रिया करके इस तरह से रूप इनके बन जाते हैं। ओके, आपको ये ध्यान रखना है कि 10 गण हैं, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, इतना ही याद रखेंगे। चलें, ये सब हमने अभी पढ़ चुके हैं कि उभयपदी धातुएं क्या होती है, परस्मय पद के प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, तिप तस जी सिप थस था मिप वस मस। अब देखें, ये जो बातें हम कर रहे हैं धातु की, धातु जो है, धातु का मतलब होता है क्रिया, और क्रिया हमेशा समय या काल के संदर्भ में चलती है। काल को हम संस्कृत में कहते हैं लकार। क्या कहते हैं? लकार। लकाराह दश, ये बात आप ध्यान रखेंगे, लकाराह दश। संस्कृत में लकार कितने होते हैं? 10 लकार हैं कुल। कभी भी प्रश्न पूछ लिया जाए आप यही कहेंगे 10 लकार हैं। ठीक है, लेकिन आपको केवल 5 पढ़ने हैं, ये बात अलग है। इनमें से 5 जो आपको नहीं पढ़ने हैं, 1 + 4 का विभाजन कर दीजिए। एक है वैदिक लकार, वैदिक लकार केवल एक है, इसका नाम है लेट लकार। ठीक है, और बाकी के 4 जो हैं ये आपको नहीं पढ़ने हैं लेकिन लौकिक ही हैं। 5 जो लकार आपको पढ़ने हैं ये कौन कौन से हैं देखेंगे? लट लकार, लृट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। ओके, इस प्रकार से ये पांचों लकार आपको पढ़ने हैं, कोर्स में है, और इसी के अनुसार सभी धातुओं के रूप आप देखेंगे कि हमें अलग अलग लकारों के अनुसार कैसे धातुओं के रूप बनाने हैं।
सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं गम धातु, जो कि बिल्कुल बेसिक धातु है। गम का तात्पर्य है जाना। गम की तरह ही सारी धातुएं चलती हैं आपकी पठ धातु, भू धातु, चल धातु, लिख धातु, सारी की सारी आपकी भ्वादिगण की धातुएं हैं और ऐसे ही रूप बनाती हैं गम के समान ही। एक बार इसको समझ लेते हैं, उसके बाद आगे की बात हम करेंगे। ओके, बहुत ही आसान है। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। लट लकार की बात हो रही है, मतलब कि वर्तमान काल, जाता है या जा रहा है, प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दोनों अर्थों में लट लकार ही लगता है। और इस प्रकार से हमने पुरुष के अनुसार यहाँ पे ये धातुओं के रूप लिख दिए हैं। क्यों ये पढ़ाया जाता है पुरुष विधान? पुरुष में हम देखते हैं ना कि जो बात को कह रहा है उत्तम पुरुष, बात को सुन रहा है वो मध्यम पुरुष, जिसकी बात की जा रही है प्रथम पुरुष। ये इसलिए पढ़ते हैं हम लोग कि ताकि हमें क्रिया का कौन सा रूप यहाँ से पिक करना है ये सीख जाएं। ठीक है, तो देखें, यहाँ पे हमने बात की है गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। देखिए, यहाँ पे जो ये हमने टेबल याद की है लट लकार गम धातु की, जो इसमें यहाँ पे चिन्हों का आप ध्यान रखें। एल शेप में विसर्ग आता है। यहाँ 1 2 3 और 4 स्थानों पर विसर्ग आना है, इसको याद रखिएगा। धातु के रूप कहाँ कैसे पिक करने हैं कर्ता के अनुसार, इसकी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं अभी। चलें, जैसे कि अगर मैं कहूँ मैं जाती हूँ, मेरे लिए जाने की बात कहूँ तो मैं क्रिया लूंगी यहाँ से, क्योंकि मैं उत्तम पुरुष में हूँ, एक ही हूँ। हम दोनों जाते हैं तो यहाँ से लूंगी, हम सब जाते हैं तो मैं यहाँ से लूंगी। देखिए स्टूडेंट्स, अनुवाद के लिए अलग से क्लास लगाई जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये टेबल जो आपके सामने आई है, केवल इसको ऐसे ही रट्टा तो नहीं मारना है, ऐसे ही इसको पढ़ के याद कर लिया, उसका प्रयोजन क्या है, कहाँ पे इसका प्रयोग करना है, ये भी तो हमें साथ साथ सीखना होगा। ठीक है, वाक्यों में प्रयोग के लिए हम अलग से क्लास लगाएंगे जहाँ पे अनुवाद की बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। चले, फिर आता है मध्यम पुरुष। जैसे कि मैं कहूँ तुम जाते हो, तुम्हारे जाने की बात कहूँ तो गच्छसि, तुम दोनों जाते हो तो गच्छतः, तुम सब जाते हो तो गच्छत, ऐसे किया जाएगा। और इसके आगे अगर किसी अन्य पुरुष के बारे में कहूँ, मतलब कि जो न तो मैं हूँ न तुम हो, किसी और के लिए जाने की बात कहें तो गच्छति, दो होंगे तो गच्छतः और बहुत सारे होंगे तो गच्छन्ति। इस प्रकार से धातुओं के रूप हमें यहाँ से पिक करने हैं, किसके अनुसार? वाक्य में कर्ता के अनुसार। वाक्य में जैसा कर्ता है, जिस वचन का है, उसके अनुसार हमें यहाँ से क्रिया का रूप उठाना है। ये प्रैक्टिस हमें करनी है। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक जाना है गम धातु का लट लकार, जो कि वर्तमान काल में प्रयुक्त होता है बहुत अच्छे से। अब आप सभी के लिए एक होमवर्क है, आप लोग भू धातु, लिख धातु, चल धातु या पठ धातु, किसी भी एक धातु जो आपकी इच्छा हो, एक धातु को पिक करेंगे और इसका लट लकार का रूप बनाने की कोशिश करेंगे। आपको कोई भी यहाँ पे संदेह होता है, कोई भी डिफिकल्टी आती है, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, आपका संदेह निश्चित रूप से दूर किया जाएगा। इसके आगे की वीडियो में मिलेंगे हम इसके आगे का पार्ट कंप्लीट करने के लिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू, बाय बाय।